जेनजी की आग में आज पूरा नेपाल जल रहा है और इसकी शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया पर बैन लगाने के साथ, जिसके बाद युवाओं का गुस्सा जमकर फूटा और इसका परिणाम हुआ नेपाल में तख्ता पलट। लेकिन तख्ता पलट और सैन्य शासन लागू होने के बाद भी अब आगे क्या, ये बड़ा सवाल है। यहाँ से नेपाल किस तरफ जाएगा? क्या नेपाल लोकतांत्रिक देश ही रहेगा या फिर राजशाही की वापसी होगी? और इसी से जुड़ा दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहेगा या फिर पहले की तरह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नेपाल में हुए भयावह विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जरा आप इन तस्वीरों को देखें कि किस तरीके से पत्थरों की बरसात दिखाई दे रही है, किस तरह से लोग बैरिकेडिंग पर चढ़कर संसद तक पहुंचे। जेनजी के इस प्रदर्शन में इन्होंने न केवल केपी ओली के घर को जलाया बल्कि संसद, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब कुछ जलाकर राख कर दिया। जब हालात कंट्रोल से बाहर हुए तो सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसके बाद ये प्रदर्शन एक खूनी खेल में बदल गया। कई लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। जेनजी ने भी ना जाने कितने ही मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन में पूर्व पीएम झालानाथ खनल के घर को भी जला दिया गया, जिसमें उनकी पत्नी जल गई और उनकी जान चली गई, जिसने पूरी दुनिया की रूह कपा दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब सरकार ने अपना फैसला सोशल मीडिया बैन को लेकर वापस ले लिया गया और जो इनका मुद्दा था वो पूरा हो गया, फिर भी उसके बावजूद हिंसा क्यों? और इस हिंसा से अपने ही राष्ट्र को नुकसान क्यों? ना जाने कितने ही अपराधी जेल से बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, कितने ही बैंक लूट लिए गए। और अब सवाल है कि पूरा देश सेना ने अपने अंडर में तो ले लिया, लेकिन ये प्रदर्शन आखिर कब खत्म होगा? हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि जितने भी नेताओं के घर जलाए गए उन्हें नेपाल में हिंदू राष्ट्र का विरोधी माना जाता है। ये वो नेता हैं जो नेपाल को सेकुलर देश बनाकर रखना चाहते हैं। उन्हीं मकानों में आग लगाई गई जो नहीं चाहते कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने। यहाँ एक फैक्ट ये भी है कि जेनजी के इस हिंसक आंदोलन में जब नेताओं के घर जलाए गए तब राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के किसी नेता के घर को नुकसान नहीं पहुंचाया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी वही पार्टी है जो नेपाल में फिर से राजशाही वापस लाने की पैरवी करती है। इसका लक्ष्य पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को राष्ट्रीय प्रमुख के तौर पर फिर वापस लाना है। कहा यह भी जाता है कि इस पार्टी को राजशाही परिवार से फंडिंग मिलती है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने इस जेनजी आंदोलन का समर्थन किया है, जिसने केपी शर्मा ओली का तख्ता पलट कर दिया। भारत से पंगा लेना पड़ा भारी। दरअसल नेपाल का झुकाव हालिया सालों में चीन की तरफ ज्यादा हो गया था और जिसके चलते आपको याद होगा कि साल 2020 में नेपाल ने भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को अपने नए राजनीतिक नक्शे में शामिल किया था, जिसे भारत के एक तरफा और कृत्रिम विस्तार बताते हुए खारिज कर दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भारत से दूरी और चाइना से नजदीकी केपी ओली को भारी पड़ी। अगर इतिहास भी देखें तो जब तक बांग्लादेश भारत के करीब रहा, शेख हसीना की सरकार तब तक कोई तीसरा देश बीच में नहीं पड़ा और कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन भारत के हटते ही बांग्लादेश में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था श्रीलंका में और अब नेपाल देख लीजिए। नेपाल की सरकार की विदाई के बाद नेपाल की युवा शक्ति इसका जश्न मना रही है। 8-9 सितंबर को नेपाल में जो कुछ हुआ उसकी बुनियाद मार्च 2025 में रखी गई थी। 9 मार्च 2025 को काठमांडू में राजशाही शासन के समर्थन में आंदोलन हुआ था। हजारों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन को नेपाल का हैक्टिविज्म कहा गया, यानी सत्ता और सत्ता के केंद्रों को जनता के नियंत्रण में लेने के लिए सिस्टम को हैक करने वाला आंदोलन। आपको बता दें कि इस आंदोलन को काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह का समर्थन था। बालेन्द्र शाह मैथिली मूल के मधेसी समुदाय से आते हैं। बालेन्द्र शाह राजशाही शासन और हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। सुदन गुरुंग ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। यह आंदोलन कुछ ऐसा था जैसे कि नवंबर 2011 में अमेरिका में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन चला था। अमेरिका में सामाजिक असमानता और पूंजीवाद के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता जुटे थे और नेपाल में नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता ने आंदोलन शुरू किया। बालेन्द्र शाह ने रखी आंदोलन की नींव। बालेन्द्र शाह और सुदन गुरुंग ने मिलकर लोकतांत्रिक नेताओं के खिलाफ आंदोलन की नींव रखी और 8 सितंबर को काठमांडू में 2 अहम घटनाक्रम तय किए गए। एक आंदोलनकारियों ने तय किया और दूसरा ओली सरकार ने। ओली सरकार ने सीपीएन यूएमएल की संविधान सभा की बैठक बुलाई। सुदन गुरुंग ने 8 सितंबर को काठमांडू में आंदोलन बुलाया।
ओली पार्टी संविधान से 2 बार पीएम बनने की सीमा खत्म करना चाहती थी। गुरुंग सत्ता के खिलाफ आंदोलन को तेज करना चाहते थे। ओली चाहते थे कि पार्टी संविधान से ये नियम हटाया जाए कि 70 साल से ज्यादा का व्यक्ति पीएम नहीं बन सकता। गुरुंग ने 8 सितंबर को आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा कि सभी छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में किताबों सहित आंदोलन में शामिल हुए। नेपाल में राजशाही के समर्थकों का नियंत्रण। 9 सितंबर को केपी ओली सरकार की 3 दिन की बैठक का दूसरा दिन सत्ता का अंतिम दिन साबित हुआ, क्योंकि गुरुंग और शाह के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने सत्ता ही पलट दी। अब नेपाल में सेंटीमेंट पर राजशाही के समर्थकों का नियंत्रण और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से संविधान और राजा ज्ञानेंद्र मिलकर नेपाल पर राज करेंगे। नेपाल में राजा आओ देश बचाओ के नारे भले ही लग रहे हैं, लेकिन बिना संसदीय समर्थन के ऐसा होना मुश्किल लगता है। नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रंजीत राय मानते हैं कि नेपाल के लोगों में निराशा है। सरकारें लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई हैं, लेकिन राजशाही नेपाल के लोगों को इस निराशा से निकाल पाएगी, इसमें मुझे संदेह। राजतंत्र के समर्थन में अभी उतने लोग नहीं हैं कि यहाँ इस आंदोलन को राजतंत्र के लिए खतरे के रूप में देखा जाए। गौरतलब है कि 2008 तक ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के राजा हुआ करते थे, लेकिन एक माओवादी आंदोलन और एक कथित वामपंथी क्रांति के बाद भारत के इस पड़ोसी देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और ज्ञानेंद्र शाह को सिंहासन खाली करना पड़ा। लेकिन नेपाल में एक बार फिर से बदलाव की हवा चल रही है। लिहाजा प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग तो कर दी है, जो एक रैपर भी हैं, लेकिन लगभग 17 साल पहले की ही बात है। नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और अब एक बार फिर से यह आवाज उठी है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र ही बना दिया जाए। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या बालेंद्र शाह को पीएम बनाया जाएगा? क्या नेपाल फिर से दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।